नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे जात की। जात भी कहा जाता है, दोनों ही उच्चारण दुरुस्त हैं। देश को आजाद हुए 74 साल होने को हैं और जब हमें आजादी मिली तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनका एक सपना था और ये आपको, मुझको, हम सबको स्कूल में पढ़ाया गया है, लगातार बताया गया है। जाति विहीन समाज, एक ऐसा आदर्श समाज जहां पर किसी की जाति ना पूछी जाए, क्योंकि जाति में ही ऊंच नीच निहित है। भगवान ने हम सबको बराबर बनाया है, लेकिन हमने अलग अलग खांचों में पूरे समाज को बांट दिया है और 74 साल बाद भी हम बटे हुए हैं जात पात के नाम पर और राजनेताओं को दोष देने लगूं, व्यवस्था पर फब्तियां कसने लगूं। उससे पहले मैं चाहूंगा मैं खुद, हम सब अपने गिरेबान में भी झांकें। बतौर समाज, बतौर नागरिक, क्या हम खुद इस जातिवादी मानसिकता में नहीं फंसे हुए? शादी ब्याह की बात हो, जात पात पूछने लगते हैं। घर में आज भी बहुतेरे घरों में बदलाव तो हुआ है, मैं उसे नहीं नकार रहा हूं, लेकिन बहुत से घरों में आज भी नीची जाति का आदमी आ गया, उसके लिए बर्तन अलग होंगे, उसके ग्लास अलग होंगे, बैठने की सुविधा व्यवस्था अलग की जाएगी या बैठने का न्योता तक नहीं दिया जाएगा। और अगर हम अपनी व्यवस्था की बात करें तो देश में राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, लेकिन जात बता दी जाती है कि देखिए हमने दलित राष्ट्रपति बनाया। मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो गाजे बाजे के साथ यह बताया जाता है कि देखिए हमने इतने ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग मंत्री बना दिए हैं। पूरा चुनाव ही, वो लोकसभा चुनाव हो या किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, जात पात के नाम पर लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश उसका ताजा उदाहरण है। वहां पर जाति के कार्ड खेले जा रहे हैं, हर राज्य में खेले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग है। लेकिन इस सब में, इस कड़वी हकीकत में एक बात दबी हुई है और आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि हमें आज तक यह नहीं मालूम, इतना जात करते हैं हम कि किस जाति के कितने लोग हैं देश में। आप कहेंगे अरे ये कैसे हो रहा है? हर 10 साल में तो जनगणना होती है। बिल्कुल होती है। 1881 से देश में जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1931 तक कास्ट बेस्ड सेंसस, जातिगत जनगणना हो रही थी। उसके बाद से हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। जो ये बताया जाता ना, चुनावी रणनीति बनाई जाती है कि देखिए जी इस राज्य में इतने ब्राह्मण हैं, 12% ब्राह्मण हैं, उत्तर प्रदेश में बताया जाता है। कोई आंकड़ा नहीं है किसी के पास। या बिहार में जी कितने केवड़ी, कितने कुर्मी, कितने कुशवाहा, यह आंकड़ा ही नहीं है। और सब कुछ जात के आधार पर हो रहा है, लेकिन आंकड़ा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसकी कोशिश नहीं की गई। देश के पहले गृह मंत्री ने तो जातिगत जनगणना का जो ये आइडिया था उसे ही खारिज कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे एक बराबर का समाज बन जाए देश में। लेकिन 2010 की बात मैं आपको बताता हूं। सवाल पूछा गया कि भाई जाति के आधार पर जनगणना क्यों ना हो। इस पर जबरदस्त बवाल कटा था और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, आई अश्योर यू दैट द कैबिनेट विल टेक अ डिसीजन शॉर्टली। और जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया कभी भी।
और बीजेपी इसकी लगातार पैरवी कर रही थी। लेकिन अभी पिछले हफ्ते देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू इन्यूमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन अदर देन द एससीज एंड एसटीज इन सेंसस। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा एक नीतिगत फैसले के तहत केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम जातिवार संख्या नहीं बताएंगे, उसका आकलन नहीं करेंगे। यह पिछले हफ्ते की बात है। जबकि 1 अप्रैल को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने सरकार को बोला था कि आप ऐसा कीजिए, इसे एक अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। यह मांग कर रहे थे। 2018 में आपको लिए चलता हूं, 31 अगस्त को तत्कालीन गृह मंत्री, आज रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह ने एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बाकायदा एक बयान जारी किया। इट इज ऑल्सो एनविसेज्ड टू कलेक्ट डेटा ऑन ओबीसी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि अन्य पिछड़े वर्ग का डेटा, आंकड़ा सरकार तैयार करेगी। लेकिन बाद में अब वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और इस पर राजनीतिक लामबंदी होने लगी है। अभी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की। केंद्र में उनके मंत्री हैं आरसीपी सिंह, अब वो अध्यक्ष नहीं रहे। राजीव रंजन सिंह यानी कि लल्लन सिंह अध्यक्ष बना दिए गए हैं। और बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आरजेडी, चाचा भतीजा आरजेडी के तेजस्वी यादव और जेडीयू सेम पेज पर आ गए। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि सरकार, राज्य सरकार अपने पैसे खर्च करके जातिगत जनगणना करे। इसी साल 8 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसे प्रस्ताव को, वहां की विधानसभा ने इसको हरी झंडी दे दी। उड़ीसा भी यह मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दल कह रहे हैं हमें पता तो हो किस जाति की कितनी तादाद है। तो जब सब कुछ जाति के आधार पर है तो यह संख्या क्यों नहीं बताई जा रही? इसके जवाब में जब राजनीतिक लामबंदी हो रही है तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज सामने आए और उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में और नीट में जो आरक्षण का दायरा है उसे और बढ़ा दिया। अब सामान्य वर्ग की जो कोटा है, जो सीटें बच जाती हैं, उसमें भी ओबीसी को आरक्षण मिलेगा और अलग से 27% आरक्षण भी मिलेगा। और अब यह बताया जा रहा है कि हम कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। पर इसमें इस सिक्के का एक और पहलू है आरक्षण की इस नीति का, कि सामान्य वर्ग, उनका जो दायरा है, उनके पास जो सीटें हैं मेडिकल में, नौकरियों में, वो लगातार घटती जा रही हैं और वो और घटेंगी क्या? जो जाति की राजनीति फिर सर उठाने लगी है। कहां हम जाति तोड़ने की बात कर रहे थे, जाति टूटेगी, या दरअसल हकीकत जब तक नहीं मालूम होगी हम जाति को तोड़ेंगे कैसे? यह बहुत ही पेचीदा सवाल है। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम बहस नहीं करते हैं, चर्चा करेंगे ऐसे लोगों से जो इस खेल को समझते हैं, इसकी खामियां, इसकी मजबूतियां। लेकिन पहले सुनिए किस तरह से राजनीतिक ताल भी ठोकी जा रही है। सुनिए। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को सामाजिक न्याय के लिए, सभी वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमेशा संकल्प किया है कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है, शासन में गरीबों तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही साथ अपनी सामाजिक नीतियों के माध्यम से उनको अवसरों में भी उसी प्रकार की उपलब्धता प्रदान की गई है।
जाति जनगणना में पिछड़े, अति पिछड़े या अन्य जातियों का जिनका छूटा है उनकी गिनती होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने मना किया है। यही बिहार विधानसभा से बीजेपी भी शामिल थी जब सर्वसम्मति से, सर्वदलीय सहमति से बिल पास कराया गया था जातीय जनगणना का, एक बार नहीं 2 बार। हमने बोला भाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम तो ठीक है आप लोगों के इस मुद्दे पे साथ हैं, हम जो है समय लेकर के प्रधानमंत्री जी से लेंगे। जातीय जनगणना राज्य की ओर से कराई जाए, लेकिन मुकम्मल निदान किसी एक राज्य में जातीय जनगणना करने से नहीं हो पाएगा जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना न हो। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किस जाति की कितनी संख्या, बताने में हर्ज क्या? और आरक्षण की राजनीति में फिर फंसेगा सामान्य वर्ग। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रह चुके हैं लोकसभा के, दलितों की आवाज उठाते हैं, पिछड़े और हाशिए पर पड़े लोगों के जो मुद्दे हैं उन्हें बुलंद करते हैं, उदित राज, देश के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण मेरे साथ हैं। इसके अलावा आरजेडी के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और जेडीयू की अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, केसी त्यागी को शामिल होना था, तो उनमें से कौन आता है अभी मैं उनका भी परिचय आपसे कराऊंगा। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं सत्यहिंदी.com नाम से, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो गुरु, सवाल बड़ा सीधा है, जाति एक कड़वी हकीकत है ना हमारे समाज की, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं संदीप जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो बातें कही हैं वो यथार्थ, इससे कोई भाग नहीं सकता है। तो गिनती क्यों ना हो जाए? अन्य पिछड़े वर्ग कितने हैं? जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती होती है तो अन्य पिछड़े वर्ग की भी एक जातिगत जनगणना हो जाए, पता तो लगे कि कितने पिछड़े हैं इस देश में, कितने तथाकथित सवर्ण हैं। नहीं देखिए, अगर सामाजिक क्रांति लानी है, सामाजिक न्याय स्थापित करना है तो गिनती एक पैमाना हो सकता है, गिनती एक मापदंड हो सकता है, लेकिन आपके व्यवहार और विचार में सामाजिक न्याय है कि नहीं ये भी पूछना चाहिए। संदीप जी, आपके शो के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों में, और ये इतिहास उठा के देखा जा सकता है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है। पिछले 7 दशकों में हमने देखा है कि दलितों को, पिछड़ों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया गया है। प्रतिनिधित्व के नाम पे क्या दिया गया? सेरेमोनियल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक। आज भी तो वही हो रहा है। अब आप संदीप जी, अब मेरी बात आप ये देखिए, आप जानते हैं कि मुद्दा बहुत संवेदनशील है, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है और इस पे अपने विचारों को रखना चाहिए। आज ये नहीं हो रहा है और मैं बताता हूं क्यों नहीं हो रहा है। जब तक आप क्रिटिकल क्रूशियल डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे, निर्णायक स्थानों पे पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं सुनिश्चित करेंगे, तब तक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी। मैं बताना चाहता हूं संदीप जी आपको, मैं तो उस समाज से आता हूं, उस समाज का काम करता हूं और आप भली बात इस चीज से अवगत हैं। यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, मीडिया में, थिंक टैंक में, सिविल सोसाइटी में, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए आप, राजनीति में भी ऐसी कौन सी पार्टी थी, ऐसी कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने किसी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? क्या कांग्रेस पार्टी थी? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण को पहली बार कोई दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। यह निर्णायक स्थान है। आज दलित समाज की, पिछड़े समाज की आकांक्षा क्या है? एक बहुत बड़ी चर्चा चलती है, आप रिस्ट्रिक्ट कर नहीं, अभी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं का पूरा आदर करते हुए गुरु, अब आप दलित, देखिए अनुसूचित जाति जनजाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अन्य पिछड़ा वर्ग भी है। अकेले दलित और अनुसूचित जाति जनजाति वाले ही वो पिछड़े नहीं है देश में। इस देश में जब 80 करोड़ लोग, उनको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है ना सरकार को, हालत क्या है? तो यहां पर भाई कौन, किस जाति की कितनी तादाद, कितनी संख्या, वो कितना पिछड़ा हुआ है, उसका एक पारदर्शी आकलन क्यों नहीं किया जाता? सवाल यहां है। संदीप जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैं पूरा समय दूंगा। मैं थोड़ा समय दीजिए। देखिए, जब देश के संसद के पटल पे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पिछड़ा होना क्या है, वो समझते हैं क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं।
पिछड़े होने का दंश किसी ने झेला है तो देश के प्रधानमंत्री ने झेला है, गरीब होने का दंश किसी ने झेला है तो देश के प्रधानमंत्री ने झेला है। और बहुत बड़ा इसमें भी मैं एक तरमीम कर दूं, एक सेकंड, इसमें भी एक तरमीम कर दूं। देखिए, प्रधानमंत्री जिस जाति से आते हैं, 90 के दशक में वो पिछड़ी जाति में सम्मिलित हुई, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, उससे पहले नहीं थी। ऑल द मोर रीजन कि जो पिछड़े हैं पता तो लगे पिछड़े कौन है। संदीप जी, निश्चित रूप से पता लगना चाहिए, निश्चित रूप से, लेकिन पिछड़े का दर्द समझता कौन है? क्या सिर्फ पिछड़ों की गिनती करके आप पिछड़े का दर्द समझ जाएंगे? तो दर्द, अरे गिनती नहीं करेंगे, दर्द समझ जाएंगे। अरे तो आखिरकार आप आज मंडल कमीशन रिकमेंडेशन किस आधार पर दिया गया था? 52% का आकलन था ना? 52% का आकलन 1931 के सेंसस के हिसाब से आपने मंडल कमीशन ने तय किया। वो 1931 के आंकड़े को देख रहे थे। संदीप जी, 1931 से लेकर के मंडल कमीशन तक किसकी सरकार थी? उन्होंने क्यों नहीं करवाया? पहली बात। दूसरी बात, पिछड़ों को वाकई में न्याय दिलाना है, सामाजिक न्याय का इतिहास लिखना है, तो आपको पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी उस वर्ग से आते हैं और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार पिछड़े वर्गों को निर्णायक स्थानों पे भूमिका मिली है। तो नीतीश कुमार गलत मांग कर रहे हैं। आप ही की सरकार है बिहार में, वहां पर बिहार में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप ही के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं रामदास आठवले, आप ही की राष्ट्रीय सचिव हैं पंकजा मुंडे, वो ये मांग कर रही है, तो इनकी मांगे गलत हैं? इनकी मांगे गलत नहीं है संदीप जी, ये दिखाता है कि हमारे यहाँ, हमारे संगठन में आंतरिक लोकतंत्र है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, सबको अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है। ये गलत सही वाली क्या बात होती है? ये तो गठबंधन का धर्म होता है। नहीं तो हर्ष क्या है? मैं यही हर्ष जानना चाह रहा हूं। मैंने इसीलिए 31 अगस्त 2018 की जो बैठक की अध्यक्षता की, उसके बाद पीआईबी का एक बयान, स्टेटमेंट मैं फिर से पढ़ दूं। इट इज ऑल्सो एनविसाज्ड टू कलेक्ट डेटा ऑन ओबीसी फॉर द फर्स्ट टाइम। देन व्हाट हैपेंड? संदीप जी, आप जिस स्टोरी से ये लाइन पढ़ रहे हैं वो स्टोरी मैंने भी पढ़ी है, और उस स्टोरी में 2010 में पी चिदम्बरम ने क्या कहा था वो भी लिखा है। बिल्कुल, अभी पूछूंगा ना कांग्रेस वालों से, बिल्कुल पूछूंगा। हाँ, कांग्रेस ने इकट्ठे तो किए, उन्होंने सार्वजनिक नहीं किए। बाकी डेटा 2016 में सामने आ गया, एसईसीसी का नहीं आया, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा नहीं आया। और हम हर चीज जात पात पर करते हैं, हर चुनाव जात पात पर लड़ते हैं। संदीप जी, अब मैं दोबारा आपके ओपनिंग कमेंट पे जाऊंगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना की थी, लेकिन जाति सच्चाई है, जो एट्रोसिटीज है वो सच्चाई है। आज भी बहुत सारे निर्णायक स्थान पे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है, तो उनको लेकर के आना है। ये सिर्फ सिंबोलिज्म से काम नहीं चलेगा। सिर्फ लोगों ने पॉलिटिक्स किया है 7 दशकों तक, सिर्फ दिखाने के लिए। कितने लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, कितने लोगों को जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते थे संदीप जी। तो वो आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा है? नीतीश कुमार की मांग गलत है क्या? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। संदीप जी, मैं बता रहा हूं आपको, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। पिछले 1 मिनट में आप मुझे 15 बार हस्तक्षेप कर चुके हैं। बोलिए। नहीं, देखिए, सामाजिक न्याय पे जिन लोगों ने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी संदीप जी, उन्होंने बात तो जमात की, बात तो बहुजन की, फिर गाड़ी रुकी जात पे, और फिर अंततोगत्वा एक परिवार और एक व्यक्ति पे रुक गई है। वो चाहे समाजवादी पार्टी देखिए आप, राष्ट्रीय जनता दल देखिए आप, एक परिवार के बियॉन्ड किसी को कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन वाकई में असल मायने में सामाजिक न्याय के पैरोकार यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू नहीं है, जेडीयू भी परिवारवाद की पार्टी है। ऐसा कौन कह रहा है? तो जेडीयू का सवाल का जवाब दीजिए ना। नीतीश कुमार का जवाब नहीं दिया, रामदास आठवले का जवाब नहीं दिया, पंकजा मुंडे का जवाब नहीं दिया। संदीप जी, नीतीश कुमार जी ने बोला है कि वो प्रधानमंत्री जी से मिलकर के चर्चा करेंगे। वो शीर्ष नेतृत्व की बात है, ये पार्टी के पॉलिसी की बात है। जब मिलकर के जो चर्चा होगी हम सबके सामने आ जाएगा। अभी उसमें कोई भी असम्पशन क्यों करना, अपने पूर्वाग्रह क्यों दिखाने? लेकिन मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि सिर्फ जनगणना एक सामाजिक विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। Only caste census cannot be the sole indicator of whether there is social justice or not. You have to ensure representation. डॉक्टर सुनील सिंह जुड़ गए हैं मेरे साथ जेडीयू से। एक सेकंड, डॉक्टर सुनील सिंह, ये अजीबोगरीब डबल इंजन है आपका। एक इंजन कहता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होता है विधानसभा में, दूसरा इंजन मना कर रहा है। संदीप जी, हम लोग डबल इंजन की सरकार है, गठबंधन की सरकार। हमारी विचारधाराएं कुछ मामले पर निश्चित अलग हैं, लेकिन हम लोग चर्चा करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जातीय जनगणना के मामले में यह स्पष्ट राय है माननीय नीतीश कुमार जी का
कि चूंकि जाति एक सच्चाई है और इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट के लिए जो गरीब और पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए अगर जातीय जनगणना रहेगी तो कौन सी जाति का कौन इलाके में ज्यादा है, कहां से, ताकि जात और गरीबी जो सामाजिक होते हैं वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड भी होते हैं गरीब लोग, तो जाति एक सच्चाई है, उसी आधार पर आप तो डेवलपमेंट वो सच्चाई, वो कड़वी हकीकत जिसे दूर करने का सपना हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा, उसे हटाने, सफाया करने के बजाय उसकी जड़ें और मजबूत कर रहे हैं क्या आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए? नहीं संदीप जी, इसको दूसरे आईने से आप चश्मे से देखिए। ये सारे अगर विकसित हो जाएंगे तो विकसित राज्य और विकसित देश में अगर सारी जातियां का उत्थान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जातियों का और गरीबी का जानेंगे तो आपको डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाने में आसानी होगी। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तो आंकड़े हमेशा से हैं, उनका कितना उत्थान हो गया 74 साल में? देखिए आप एक दो मतलब अगर पूरी तरह अगर जाति आधारित हमें जगह जगह पर होगी तो जगह जगह पर अगर सेंसस होगा तो इलाके के एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक कौन से कास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक हमारा डेवलपमेंट, और आप फिर से कह रहे हैं इंडिया वेलफेयर स्टेट है तो कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं। कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति के पास जाए, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जाति आधारित जनगणना भौगोलिक स्थिति के उससे ज्यादा कहीं बेहतर पैमाना ये ना हो कि गरीबों की संख्या कहां है। मैं फिर से वो 80 करोड़ लोगों के पास आऊंगा। 130-35 करोड़ की जनसंख्या में आज की तारीख में सरकार उसकी ताल ठोकती है। मैं दूसरा इसका चेहरा दिखाना चाहूंगा। 130-35 करोड़ के देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम ताल ठोकते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज यानी कि चावल या गेहूं पर ही निर्भर हैं, तो ये गरीब हैं। ये सारे दलित और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के ही हैं। गरीबी क्या जात पात के हिसाब से बटी हुई है? गरीबों का तो आंकड़ा है ना सरकार के पास। निश्चित ही गरीबी का भी जनगणना होनी चाहिए। और जैसा देखा गया है, अगर आप लोगों को यहां पर देख लीजिए, सोशल इंजीनियरिंग में देखा गया है कि गरीबी भी ज्यादातर जाति आधारित है। हमारे जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, उनमें गरीबी ज्यादा है। तो अगर जातिगत जनगणना रहेगी हमारे पास और गरीबी की भी रहनी है तो हम पॉलिसी मेकिंग में सीधा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में था उसमें जाति की चीज छिपा ली, पर गरीबों का भी क्या मुकम्मल आंकड़ा है हमारे पास? देखिए, पास्ट में नहीं जाके गरीबों का चीज जो छुपाया, मैं फिर कह रहा हूं कि वैसे पार्टियां जो राजनीति के लिए आज अपना स्टैंड बदलती हैं उनको अपने पुराने पृष्ठभूमि पर जानी चाहिए कि उन्होंने क्या किया। हमारा स्टैंड नहीं बदला है, हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि हम फिर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, हमारा शीर्ष नेतृत्व चर्चा करेगा और हम जातीय जनगणना के बिहार के और देश के परिप्रेक्ष्य में उसके फायदे बताएंगे। उसमें चाचा और भतीजा साथ आ जाते हैं। मतलब राजनीति इस कदर की है ना जाति की कि नीतीश और तेजस्वी दे आर ऑन द सेम पेज। देखिए, सामाजिक उत्थान में ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, विचारधाराएं हैं। लोहिया की विचारधारा है, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा है, भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा है। तो विचारधाराओं पर कभी कभी मेल होता है उसमें। तो वो अगर देखिए, सामाजिक उत्थान के लिए ना को मैं बराबर कहता हूं कि आपदा, सामाजिक उत्थान, अन्य चीजों पर पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं होती। हम प्रधानमंत्री जी से, तो सामाजिक उत्थान के लिए मृत्युंजय तिवारी आप साथ आ गए, नीतीश और तेजस्वी। देखिए संदीप जी, ये जाति जनगणना हो, ये मांग राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार करते रहे हैं और इससे कहीं समझौता का सवाल नहीं उठता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं। उन्होंने महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं के साथ, एक शिष्टमंडल के साथ मांग की मुख्यमंत्री जी से कि आप सरकार में शामिल हैं, सहयोगी हैं, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के दबाव बनाइए कि जाति जनगणना कराई जाए। आखिर बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहती है? अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे परिवारवाद, जाति धर्म। अरे आपके सहयोगी दल मांग कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा
बीजेपी ही धर्म और जाति की राजनीति करती है। इस बात की सच्चाई है, ताजा उदाहरण सब करते हैं। आप यही राजनीति ही आप जातिवादी करते हैं। ये पूरे राजनीतिक दलों पर यह आरोप है। नहीं, देखिए संदीप जी, सीना ठोक कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं हम फलाने जाति से आते हैं, मुजफ्फरपुर बिहार की सभाओं में उन्होंने कहा। अभी पार्लियामेंट में अपने मंत्रियों के जब परिचय करा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि कौन किस जाति से है, फलाने जाति से है, कितने संख्या में बने हैं मंत्री, ये परिचय नहीं कराने दिया। इसका क्या मतलब है, क्या आशय है, आप बताइए। तो ये बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बीजेपी आखिर आप जातीय कैसे अलग हैं, आप अलग कैसे हैं? आप भी तो वही करते हैं। सहयोगी दल ही मांग कर रहे हैं तो क्यों भाग रही है? नहीं, हम क्यों करेंगे? हम जिस सिद्धांत की राजनीति करते हैं उससे हम डगमगाते नहीं हैं। हमारा सीधा यूएसपी है जातीय जनगणना हो, लोगों को पता तो चले कि जो पिछड़े हैं, जो जिन जातियों की कितनी संख्या है, वो पिछड़े रह गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। जो सबसे समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, यही ना लड़ाई है। इसी की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद तो जाति जहां तोड़ने की बात है उसे और मजबूत करेंगे ना। बीजेपी वाले तो जाति जहां तोड़ने की बात थी, करेंगे। जिस समाजवाद का, जिस जयप्रकाश नारायण, जिस राम मनोहर लोहिया की विचारधारा की आप दुहाई देते हैं, वो तो जाति विहीन समाज की पैरवी करते थे। नहीं तो हम लोगों ने तो, हम तो कह रहे समरस समाज की बात कर रहे। ये तो गरीबी और अमीरी, जो पिछड़े रह गए हैं, अभी भी पिछड़े हैं। अगर जाति जनगणना में ये पता चल जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है, आबादी है, उस हिसाब से अगर उनको लाभ पहुंचेगा तो इसमें बुराई क्या है संदीप जी? नहीं, बुराई कोई नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं उदित राज, एक सेकंड, उदित राज आप तो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, यानी कि सरकारों के पास, हमारी व्यवस्था के पास 74 साल बाद भी जाति के अलावा कोई पैमाना नहीं है ये पता लगाने के लिए कि हमारी कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, कितनी जनसंख्या के पास शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है, तालीम का अभाव है, उनको बराबरी के दर्जे पर लाना है। जाति के अलावा हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, मतलब 74 साल में। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका सवाल है वो दूसरा सवाल है। इस समय विषय यह है कि जातिवार गणना होना चाहिए। हुआ भी है तो आधा अधूरा हुआ है, और जो हुआ भी है तो उसको पब्लिश नहीं किया गया है। 1931 ही आधार है जनगणना का कि ओबीसी का अंदाजन इतना प्रतिशत आबादी है। अब हम देखते हैं कि जो चीज को हम जानते हैं, एनएसओ डाटा हो, मंडल कमीशन से भी हमें वो सहयोग मिल जाता है। और संदीप जी, मैं एक आंकड़ा पढ़ना चाहता हूं, ये बिल्कुल अकाट्य है, जिससे आराम से पता लगता है कि ओबीसी की आबादी क्या है। जब आबादी पता है, तमाम इंडिकेटर्स हैं उसके, तमाम पैमाना है जानने का, तो छुपाने की बात क्या है। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसने छापा है, इसने लिखा है कि प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। अब देख लीजिए, तमिलनाडु में 4% अपर कास्ट का, 71% ओबीसी का। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि ये 18% जनरल कैटेगरी का है, 54 है बैकवर्ड का है, 27 है शेड्यूल कास्ट का। जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है स्कूल में हर राज्य का, वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसको भी देख करके बड़े आराम से पता लग जाता है कि ओबीसी कितने हैं। अरे तो भाई उसकी गणना आप आउट कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है? तो क्यों रोका जा रहा है? कराई आउट पहले नहीं की, बीजेपी दिक्कत क्या कहती है? थी कि इससे मुझे दिक्कत जातिवाद बताइए। बढ़ेगा। अरे उदित जो राज, चीज आप तो ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा रहे नहीं, हैं। आप सुने, जब 2011 में जनगणना की गई तो वो आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं हुए? बहुत आपने देखिए, आपने
बहुत समय दूसरों को दिया, मैं उसी पर आ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं उसी पर ही आ रहा हूं। वही एक माकूल विषय प्रश्न है। ये जो आज मोदी जी हर जगह मेडिकल कॉलेज, मेडिकल शिक्षा में वो दिया, रिजर्वेशन दिया, देश के अंदर जाति होर्डिंग लगवा रहे हैं कि ओबीसी को कितना दिया। मंत्री 28 है, पूरे देश में इसी का प्रचार चल रहा है। लेकिन आज बीजेपी अगर इस मुकाम पर पहुंची है संदीप जी, तो मंडल कमीशन के विरोध में, पिछड़ों के विरोध के वजह से बीजेपी मजबूत हुई है। अडवाणी जी कमंडल लेके निकले मंडल के विरुद्ध में, और 2006 में जब अर्जुन सिंह जी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था, तो आरएसएस 3 ही बार मैदान में उतरी है। एक तो मंडल कमीशन के खिलाफ, दूसरा 2006 में जब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पिछड़ों को आरक्षण दिया था तब, और तीसरा अन्ना के आंदोलन। आज वही आरएसएस बीजेपी पिछड़ों के हितैषी बन रही है। अरे 14,000 15,000 प्रोफेसर्स की पोस्ट खाली है और 25,000 का नॉन टीचिंग का खाली है यूनिवर्सिटीज में, उसको भरा गया। कितने बार इन्होंने पोखरियाल जी ने कहा, जावड़ेकर जी ने कहा, केवल 4,000 मेडिकल सीटें दे करके ऐसा ढिढोरा मोदी जी पीट रहे हैं, ऐसा पीट रहे हैं कि जैसे पिछड़ों का बड़ा ही कल्याण कर दिया। तो आप भी तो उसी नैया में सवार हुए थे 5 साल, आपको लगा कल्याण कर रहे हैं तभी तो सवार हुए। ये सबसे नहीं तो मैंने देखिए संदीप जी मेरे 400-500 स्टेटमेंट है, ज्यादातर इनके विरोध में है। और निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल पेश किया है मैंने, SC ST OBC के लिए किया है। जब ज्वाइन किया था तो निजी क्षेत्र में आरक्षण का एग्रीमेंट था और प्रेस में रिलीज दिया था, जब भी तो मेरा इनका मतभेद था। मैं कोई ये गूंगा बहरा नहीं था, मैं जाकर के अपने जमीर को नहीं बेचा। चाहता तो जब पूरी दुनिया बीजेपी में ज्वाइन कर रही तो मैंने बीजेपी को लात मारा, बात ये नहीं है। मैंने वसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। जहां तक थी कांग्रेस की सरकार ने इस आंकड़े को जारी करना चाहिए था, नहीं किया। तो इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं कमी रही है, जो जातिवार जनगणना में आगे नहीं आ पाए या नहीं कर सके हैं। और जो बात सच है वो सही है, लेकिन आज के दिन में निजीकरण के माध्यम से रिजर्वेशन खत्म करने का काम कौन कर रहा? मोदी जी ही किए। नौकरियां खत्म कर दिया। 43 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एक तो वाइस चांसलर अब मेडिकल कॉलेजों में नीट की परीक्षा में दायरा और बढ़ा दिया है तो ओबीसी आरक्षण का। केवल एक आधा मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, एक आज क्या हुआ, कोविड की मार, बंगाल की हार, किसानों के आंदोलन से जो वोट खिसक गया है उसकी रिकवरी के लिए ये पहले तो कमंडल था, अब मंडल को हथियाना चाहते हैं। वोट बैंक, यानी वोट, पहले आरएसएस बीजेपी कहता था अरे कोई जात इस देश में है ही नहीं। 100 वर्ष से बीजेपी का यही आरएसएस का प्रचार, अरे सब हिंदू हैं, सब हिंदू। अब तो भाई कोई हिंदू है ही नहीं आरएसएस के हिसाब से, मोदी जी के हिसाब से। कोई काशी है, कोई धोबी है, कोई बघेल है, कोई पाथी है, कोई माझी है, सारा यही पूरा देश में इस समय ये लोग बता रहे हैं। तो विपक्ष क्या कर रहा है? वो भी तो यही चाह रहे हैं ना। पूछना चाहता हूं, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। एक सेकंड, प्रोफेसर बद्री नारायण अब स्क्रीन पर। प्रोफेसर बद्री नारायण, देखिए वही सवाल मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं। मतलब परिकल्पना क्या थी? जाति विहीन समाज हो, हम सब बराबर हों, और यहां 74 साल बाद यह जाति और मजबूत होती दिख रही है दोनों तरफ से। मतलब सरकार बीजेपी जनगणना नहीं कराएगी, जातीय जनगणना, पर बताएगी देखो कितने ओबीसीज को मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री अपनी जाति बताएंगे, मेडिकल कॉलेजों में दायरा और बढ़ा दिया जाएगा, जातिगत जनगणना नहीं होगी। और विपक्ष कहेगा जातिगत जनगणना करो। तो जो चीज हटाने का सपना था उसको तो और मजबूत किया जा रहा है। देखिए संदीप जी, एकदम आपने जो बात कही है उसको थोड़ा इस संदर्भ में समझे हम लोग कि जो जनगणना है उसका भारत में जाति व्यवस्था, भारतीय राजनीति में जाति भाव के मजबूत होने का बहुत बड़ा कारण जनगणना रही है।
अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो अंग्रेजों ने जब पहली बार जनगणना किया तभी जातियां डॉक्यूमेंटेड होके प्रिंटेड हो गई। यानी उसके पहले निकोलस डर्क्स एक इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि भारतीय व्यवस्था समाज में जातियों में मोबिलिटी की बहुत संभावना थी, जो जनगणना के बाद एकदम खत्म हो गई। अब मोबिलिटी संभव ही नहीं है। अच्छा, उसी जनगणना से जो आंकड़े बने वो राजनीति में एक जाति भाव को बढ़ाते रहे। अब अगर फिर आपको जनगणना में जाति ले आना है तो आप ले आइए, कोई उसमें विवाद नहीं है, और जाति है ही राजनीति में। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि उससे जाति भाव कमजोर नहीं होगा, जाति भाव मजबूत ही होगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। और लेकिन उसमें दूसरा क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिसोर्सेज हैं, हो सकता है उनकी पूरी गणित बदल जाए। यानी हो सकता है जिसको अभी आप बहुत छोटी संख्या, यानी इसके मैं पॉजिटिव भी बता रहा हूं कि जो जिसको आप छोटी संख्या बता रहे हैं, हो सकता है वो बड़ी संख्या भी हो। यानी दलितों में ही जो छोटी छोटी जातियां हैं, ओबीसी में जो एमबीसी में छोटी जातियां हैं, वो हो सकता है उनकी संख्या भी बढ़ गई हो और वो कईयों से बड़ी भी हो सकती होंगी। ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये गणित कहाँ जाएगी और ये खेल कहाँ जाए, मतलब ये अगर होगा तो कहाँ जाएगा। तो ये जो जनगणना है, एक तो हमें समझना होगा कि जनगणना से ही पहली बार भारतीय राज्य व्यवस्था में और भारतीय डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाति भेद, जाति भाव बढ़ा था कॉलोनियल टाइम में। और इस पर बहुत अध्ययन हुए हैं कि कितने उस समय किस तरह से जातियां एग्रेसिव हुई, किस तरह से जातीय असर्शंस बढ़ा उस समय। और दूसरी बात जो है कि अगर ये होता है तो किसी को मतलब इससे कुछ लूज जो होगा सो होगा, कर भी सकते हैं आप, लेकिन करिए, लेकिन उसके और समाज कितना भी बटे चुनावी फायदा लेंगे जाति जाति करके, ये खेल अब फिर से शुरू हो गया। हाँ, चुनावी फायदे के लिए ही वो चुनावी फायदे वैसे भी जातियों से ली जाती है, लेकिन वो जातियां जब आपके पास गणना होगा तो आपको मोबिलाइजेशन के लिए एक और टूल मिल जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल मिल जाएगा आपके पास। तो फिर ये जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जब हम अनुसूचित जाति और जनजाति का आंकड़ा जारी करते हैं तो अन्य पिछड़े वर्ग का भी क्यों ना हो जाए, जातियों का क्यों ना हो जाए? उसके होने से कोई लॉस नहीं है, लेकिन उसके पक्ष भी हैं और विपक्ष भी हैं, उससे फायदे भी हो सकते हैं, घाटे भी हो सकते हैं। आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन सबसे बेहतर ये स्थिति हो कि गरीबी की गणना हो, जो अभी बात हो रही थी, जो गांव में एक मुहावरा है कि जाति जो नींद न जाने छूटी खात और भूख न जाने जात कुजात। भूख की कोई जाति कुजाति नहीं। सबसे आसान तरीका है, वो तो डेटा है ना सरकार के पास, किसकी आय किसकी आमदनी कितनी है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो आपको मालूम है ना कि 5 किलो इनको अनाज नहीं दिया ये भूखे मर जाएंगे, उन्हीं को दिया जा रहा है ना। बिल्कुल, तो गरीबी की गणना की सवाल भी उठाए जाने चाहिए और मुझे लगता है कि वो सवाल गौण हो जाते हैं। हाँ, उससे किसी को, हमारे जैसे लोगों को इतराज नहीं है, क्योंकि हम तो समाज को पढ़ने वाले लोग हैं, हम उससे एक सामाजिक प्रक्रिया को समझेंगे। लेकिन गरीबी की गणना भी जरूरी है और वो भारतीय समाज की एक बड़ी जरूरत है, उसे हमें समझना होगा। संदीप जी, ये बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है क्या आशुतोष, कि मतलब दरअसल ये किस तरफ जा रही है, ये पूरी राजनीति किस तरफ जा रही है कि पूरे देश को जातीय आधार पर बांट दो कि भाई कितने ब्राह्मण हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने केवड़ी हैं, कितने जाट हैं, कितने वैश्य हैं। हम तो उस तरफ जा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से उसी अनुपात में सबका आरक्षण कर दो। ये उस राह पर चल पड़े हैं क्या? संदीप, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों से और आपके पैनलिस्ट से पहले तो मैं माफी चाहता हूँ। माफी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो सबको बुरी लगेगी। मुझे लगता है कि जाति भाव समाज में बढ़े तो बहुत अच्छा है। अगर इस देश के अंदर पिछड़े अपने हक की मांग करें, दलित अपने हक की मांग करें, आदिवासी अपने हक की मांग करें, तो उसको फौरन जातिवादी करार दिया जाता है। अरे देखिए, लोग जातिवाद कर रहे हैं। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, काशीराम अगर अपने वर्ग के लोगों के, अपने समाज के लोगों के हक की बात करते हैं तो इनको विशुद्ध तौर पर जातिवादी करार दिया जाता है। और जिस तरीके से इनका नाम लिया जाता है, लालू को ललुआ कहा जाता है, मुलायम को मुलायमा कहा जाता है, मायावती को मायावतिया कहा जाता है, काशीराम काशीरमा कहा जाता है, क्या इनके आने के पहले इस देश में जातिवाद नहीं था? क्या जातिवाद तो बुरी तरीके से था। क्या ब्राह्मण लोग अपनी शादी किसी और जात में करते थे? क्या यादव किसी और जात में शादी करते थे? क्या वहां तो गोत्र भी देखा जाता था? तो जब जाति इस देश की सच्चाई है, हम उससे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज लोकतंत्र का तकाजा है तो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं हमारी कैबिनेट में 27 लोग तो पिछड़ी जाति के हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीतना है
तो आप कहते हैं 7 मिनिस्टर्स हमने लिए, 6 उसमें पिछड़े और दलित तबके के हैं। मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी में कितने प्रतिशत पिछड़े और दलित हैं? वहां पे आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? आप बता दीजिए। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में एक डेटा निकलना चाहिए, आजादी के बाद से अब तक कितने जजेस हैं जो दलित हुए, उसमें से कितने जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी कितने दलित बने, कितने पिछड़े बने, हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी कितने दलित बने, हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी में कितने लोग दलित बने, हिंदुस्तान के वाइस चांसलर में कितने दलित, कितने पिछड़े बने। तो अगर आप हिंदुस्तान की आबादी के 80% लोगों को किनारे करके सारी सत्ता की मलाई अपर कास्ट रखना चाहता है तो ये तो नहीं चलेगा। तो और जब वो पिछड़े गरीब नहीं है, अपर कास्ट में पिछड़े नहीं है, अपर कास्ट में ऐसे लोग नहीं हैं, जो सामान्य वर्ग है उसका दायरा सिकुड़ता चला जाएगा। मेरा सवाल वही, फिर तो आपकी जाति के आधार पर इस देश को पूरे को बांट दो कि इतने प्रतिशत ये लोग, इनको इतने प्रतिशत नौकरियां मिलेंगी। ये तो करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे, कल आपको करना पड़ेगा। 1990 के पहले मंडल कमीशन लगाने के पहले कोई ये बात नहीं सोचता था, लेकिन मंडल कमीशन लगाने के बाद तो मतलब मेरिट के कोई मायने नहीं, मेरिट के कोई मायने नहीं, आपका जितनी आबादी उसी अनुपात में नौकरियां मिलेंगी। मेरिट एक इतना बड़ा तिलस्म, इतना बड़ा छलावा है जिसको जितनी जल्दी हम छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। इस देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ 1991 के बाद से हिंदुस्तान ने प्रगति किया, हिंदुस्तान पीछे चला गया? आप मुझे बताइए। हिंदुस्तान के अंदर जब कोवेलिशन पॉलिटिक्स थी तब हिंदुस्तान की जीडीपी आगे बढ़ी या पीछे चली गई? ये जो कहा जाता है कि मेरिट तो फिर आप जिंदगी भर जो विकास हुआ वो आर्थिक सुधारों के चलते हुआ या सामाजिक सुधार के चलते हुआ? अभी उदित राज कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कितनी रिजर्वेशन है, ज्यादा विकास तो सकल घरेलू उत्पाद में विकास दर में इजाफा जो हुआ वो तो कॉर्पोरेट इंडिया के चलते हुआ ना, वहां कौन सी रिजर्वेशन है? मुझे लगता है जितनी जल्दी कॉर्पोरेट इंडिया में पिछड़ों और दलितों को भागीदारी मिल जाए उतना अच्छा है, नहीं तो छीन लेंगे ये लोग। और मैं आज कह रहा हूं आपसे, ये कोई एहसान नहीं कर। अभी मैं गुरुप्रकाश जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था पिछड़ों को, दलितों को मेन स्ट्रीम में लाना है। आप कौन होते हो लाने वाले भाई? आज भी आपकी वही मेंटर मानसिकता है कि हम एहसान कर रहे हैं, हम आपको मेन स्ट्रीम में लाने वाले। वो मेन स्ट्रीम में है, वो मेन स्ट्रीम में आके छीन लेंगे। आज आपने जुडिशरी में उनको रिजर्वेशन नहीं दे रखा है, आज आपने वाइस चांसलर्स उनको बनाने नहीं दे रहे। हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज को आप देख लीजिए, वहां पे प्रोफेसर्स की संख्या अगर आप निकाल लीजिए, उसमें जाति विशेष के लोगों का 90% कब्जा है और बाकी की जो 80% आबादी है उनको 10% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं। क्यों? आप साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का उदाहरण लीजिए, अभी लेटेस्ट उनका गाइडलाइन है। उन्होंने कहा 2022 के बाद से 11 में से 7 लोग कलर्ड होंगे, जिसमें से 7 लोग कलर्ड होंगे, 4 व्हाइट होंगे। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम कमजोर है क्या? जो मेरिट की बात करने वाले लोग हैं, क्या साउथ अफ्रीका की टीम कमजोर है? अगर ब्लैक्स में से नेशनल मंडेला निकल सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग निकल सकते हैं, बाबा साहब अंबेडकर निकल सकते हैं, ज्योतिबा फूले निकल सकते हैं, तो हम ये मेरिट की बात क्यों करते? क्या पढ़ने लिखने का ठेका खाली एक जाति विशेष के लोगों ने ले रखा है? दलित नहीं पढ़ सकता? बाबा साहब अंबेडकर से पढ़ा लिखा कौन था हिंदुस्तान? कोई मना नहीं कर रहा, पर इसका मैं वही उलट तस्वीर पर अभी मैं अपने पॉइंट पर कायम हूं। प्रोफेसर बद्री नारायण, फिर सामान्य वर्ग, उसमें जो गरीब हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, वो मुंह ताकते रहें। नहीं संदीप जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो अभी आशुतोष जी कह रहे थे, आशुतोष इससे बहुत सहमति है, लेकिन एक बात जो कह रहे हैं कि जाति भाव या जाति बोध और सामाजिक ग्रुप का एम्पावरमेंट दो अलग अलग चीज है, दोनों एक जगह मिला हुआ नहीं है। ये जो मिला देते हैं वो सरलीकरण है। यानी कांशीराम एक दलित एम्पावरमेंट के लीडर रहे हैं, बहुजन एम्पावरमेंट के लीडर रहे हैं, वो किसी जाति के लीडर नहीं रहे हैं। और यही हुआ है तमाम नेताओं के साथ भी। अब देखने वाले देखते हैं उस तरह से, लेकिन तो ये जो दोनों मिला रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात ये है कि जो एकदम सही है कि मेरिट की कोई जाति नहीं होती है, मेरिट कहीं भी हो सकता है। और ये भी सही है कि डेमोक्रेसी जैसे जैसे ग्रो करेगी ये जातियां और समूह अपनी हिस्सेदारियां लेंगी। लेकिन सवाल है कि जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं कि क्या हिस्सेदारियां समाज में बांट करके ही विकास संभव है या बांट करके एक अखंड बनाकर के विकास संभव है? यानी खंड को कितना खंड करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। आखिरी कमेंट चाहूंगा गुरु आपसे, और आप युवा भी हैं और आपका समाज भुक्त भोगी भी रहा है जो हमारी व्यवस्था रही। तो समाज को और बांट के विकास होगा या जोड़कर विकास होगा?
नहीं संदीप जी, मैं अभी सुन रहा था आशुतोष जी की बातों को, और आशुतोष जी को आज पीड़ा है इस विषय पे, ये जानकर के मैं खुश हुआ। आशुतोष जी मीडिया पे इतने सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, आपने क्या सुनिश्चित किया है? कभी आपने सुनिश्चित किया कि मीडिया में भी सोशल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट हो? नहीं किया है। लेकिन आज संदीप जी मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैं जिस राजनीतिक संगठन से आता हूं उस संगठन में सबसे अधिक एमएलए एमपी दलित समाज से आते हैं, उस संगठन के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस में राजीव गांधी जी का 1990 का संसद भवन का भाषण है, उन्होंने वीपीसी के रिकमेंडेशन का विरोध किया था। वो छोड़िए, काका कालेलकर जो बैकवर्ड क्लास फर्स्ट कमीशन था उसका विरोध किया गया था। मंडल का विरोध तो आरएसएस ने भी किया ना, आपके प्रेरणा स्रोत ने भी उसका सीधा विरोध किया कि समाज बच जाएगा, हमें कास्टलेस सोसाइटी चाहिए। आरएसएस की स्टेटेड पोजीशन है। नहीं तो संदीप जी, आज तक हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, इसमें सभी वर्गों की बात है। और आपने आप मंडल लेकर चले थे, मंडल की काट निकालने के लिए, ये भी एक जग जाहिर है। देखिए, इतिहास को, अतीत के फैक्ट्स को इधर उधर मत कीजिए। संदीप जी, गरीब सवर्णों को आरक्षण किसने दिया, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। गरीब सवर्णों की बात किसने की है? और आप बार बार ये सवाल पूछ रहे कि सवर्ण गरीब नहीं है क्या? गरीब सवर्ण भी है और उनको भी प्रतिनिधित्व और आरक्षण की जरूरत है। वो मोदी जी ने ही सुनिश्चित किया 2019 में, और ये कोई पॉलिटिकल मूव नहीं था। तो अब जाति फिर से सेंटर स्टेज पर आ गई है। वो पुरानी कहावत है ना, जात ना पूछो साधु की, पर अब जात पूछने की बात कही जा रही है कि भाई पूछो, हम बताएंगे हम किस जाति के हैं, हमारी तादाद कितनी है, और उसी हिसाब की भागीदारी हमारी सुनिश्चित की जाए। अभी जातीय जनगणना तो नहीं हो रही है, लेकिन सरकार एक अपना नैरेटिव चला रही है और विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। सोचना आपको है, इसी से ही यही तरीका है विकास का, या दरअसल ये एक बड़ा आसान शॉर्टकट हमारी राजनीतिक जमात ले लेती है, हमें बांटकर एक स्वप्न दिखाकर वोट हासिल करने का ये तरीका है, या दरअसल देश का सही विकास करना है तो हाशिए पर जो पड़े लोग हैं, वो किसी भी समाज, किसी भी जाति के क्यों ना हो, उनके डेटा है ना सरकार के पास, उनके लिए सही मायने में जन कल्याणकारी काम हो, उन्हें शिक्षा, तालीम, बराबरी का हक दिया जाए। मुश्किल रहा है, उसके बारे में भी कोई सोचेगा। नमस्कार।